वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड के कोल्डेस्ट, मोस्ट डेसोलेट एंड मिस्टीरियस प्लेसेस में जीवन कैसा होगा, जहां चारों तरफ बस स्नो, कोल्ड विंड्स और एक गहरी अनजानी खामोशी पसरी रहती है। ये वो जगह है जहां सूरज साल में केवल कुछ महीनों तक ही दिखाई देता है और बाकी समय घनघोर अंधकार छाया रहता है, जहां का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं लास्ट कॉर्नर ऑफ द अर्थ यानी एंटार्क्टिका की, जहां कुछ ब्रेव साइंटिस्ट एंड रिसर्चर हर दिन नेचर्स टफेस्ट टेस्ट से गुजरते हैं। मगर सोचने वाली बात है कि इतनी सर्दी में जब पानी भी बर्फ बन जाता है तब ये साइंटिस्ट कैसे रहते हैं? क्या वो भी आम इंसानों की तरह ही हर दिन सुबह उठते हैं? अगर हाँ, तो उनका फूड एंड लाइफ स्टाइल कैसी होती है? आखिर कैसे दिन के 24 घंटे वे एंटार्क्टिका के सफेद बियाबान में बिताते हैं? आइए डिटेल में जानते हैं। एंटार्क्टिका यानी बर्फ से ढका हुआ एक वास्ट एंड अनइनहेबिटेड कॉन्टिनेंट, जहां पर रहना तो क्या, जाना भी आसान नहीं है। यह कितना ज्यादा दुर्गम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्पेस स्टेशन में रहना एंटार्क्टिका में रहने से ज्यादा पसंद किया जाता है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। तो अब आप सोच सकते हैं यह कैसी जगह है। यही वजह है कि धरती पर बहुत ही कम लोग यहाँ जाकर रहते हैं, वो भी केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए। लेकिन एंटार्क्टिका की कोल्ड एंड हर्श क्लाइमेट में जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं होता। वहाँ पर एवरीडे लाइफ इतनी चैलेंजिंग होती है मानो कोई जंग हो। असल में वहाँ की जिंदगी बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। विंटर में यह टेम्परेचर घटकर -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि यहाँ जीवन बहुत मुश्किलों से भरा होता है। बताते चलें, एंटार्क्टिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसका 98% हिस्सा आज भी बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ जीवन केवल रिसर्च वर्क के लिए ही संभव है, वो भी तमाम कठिनाइयों के साथ। हमारे वैज्ञानिक यहाँ पर डिफिकल्ट सिचुएशंस में रिसर्च करते हैं। वास्तव में एंटार्क्टिका में रिसर्च स्टेशन का जीवन कितना चुनौतीपूर्ण है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बात तो है, साइंटिफिक व्यू से यह काफी एक्साइटिंग भी है। अब सोचने वाली बात यह है कि एंटार्क्टिका पर पहली बार किसने और कब कदम रखा था। बताते चले कि एंटार्क्टिका को पहली बार 1820 ईस्वी में रशियन सेलर्स ने खोजा था। इनका नाम था फैबियान गॉटलिव वॉन बेलिंगशॉसन एंड मिखाइल लाजारेव। इसके बाद 1911 में नॉर्वे के रोल्ड एमंडसन नाम के एक एक्सप्लोरर भी साउथ पोल तक पहुंचे थे। मगर अब जब नॉर्वे और रूस यहां पहुंच चुका था तो ब्रिटेन पीछे कैसे रह सकता था? जी हाँ, फिर वही हुआ, ब्रिटेन भी पीछे नहीं रहा। 1912 में ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट भी यहां पहुंचे। एक्चुअल में ऐसा इसलिए क्योंकि यह समय डिस्कवरी ऑफ एंटार्क्टिका और साइंटिफिक स्टडीज का प्रिलिमिनरी राउंड था। लेकिन अब सवाल यह है कि इतने वर्षों से एंटार्क्टिका की जानकारी दुनिया को होने के बावजूद इस महाद्वीप पर किसी का कब्जा क्यों नहीं हुआ? वेल, हम आपको बताते चलें, ऐसा नहीं है कि यहाँ कब्जा करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन एंटार्क्टिका की हर्श रियलिटी के सामने हर किसी ने अपने दावे वापस ले लिए। यही वजह है कि आज एंटार्क्टिका में केवल डिफरेंट कंट्रीज के रिसर्च स्टेशन मौजूद हैं। वैसे बताते चलें, यहाँ रिसर्च स्टेशन बनने की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। इसके बाद 1959 में एंटार्क्टिका ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत इसे केवल साइंटिफिक रिसर्च एंड पीसफुल एक्टिविटीज के लिए डेडिकेटेड किया गया। तभी तो आज यहाँ बहुत सारे देश के रिसर्च स्टेशन मौजूद हैं। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का भी यहाँ कोई रिसर्च स्टेशन है या नहीं। तो चलो अभी आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करते हैं। असल में भारत ने 1981 में एंटार्क्टिका पर कदम रखा था और भारत का पहला रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री 1983 में स्टैब्लिश किया गया। इसके बाद 1988 में मैत्री और 2012 में भारतीय रिसर्च स्टेशन बनाए गए। वास्तव में यह स्टेशन साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में भारत के योगदान का प्रतीक है। लेकिन भले ही यहाँ रहने वाले वैज्ञानिक दुनिया को रिसर्च के फील्ड में काफी कुछ दे रहे हों, मगर उनका जीवन वहाँ आसान नहीं होता। तो चलो आज हम आपको एंटार्क्टिका के रिसर्च सेंटर्स में रहने वाले लोगों के बारे में बताते हैं। अगर बात की जाए इन लोगों के मॉर्निंग रूटीन की, तो एंटार्क्टिका में सूरज का निकलना मौसम पर निर्भर करता है। कभी कभी यहाँ महीनों तक अंधेरा छाया रहता है, जबकि गर्मियों में सूरज कई दिनों तक डूबता ही नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गर्मी में यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती होगी। इनफैक्ट सच तो ये है कि यहाँ की गर्मियों में भी तापमान माइनस में ही रहता है। वैसे अगर सुबह की बात करें तो यहाँ सामान्य सुबह नहीं होती, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत कम होता है।
अगर यहाँ मौजूद रिसर्च स्टेशन से बाहर जाना हो तो स्पेशल टाइप के कपड़े पहनने पड़ते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। यहाँ की ठंड इतनी कठोर है कि हड्डियों तक को जमा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ का मौसम इतना कठिन है तो लोग कैसे जीवित रहते हैं और यहाँ पर क्या खाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड में तो यहाँ उत्पादन भी नहीं होता होगा। जी हाँ, आपने सही समझा, यहाँ पर उत्पादन नहीं होता। यहाँ खाने पीने की सारी चीज बाहर से ही आती हैं। एक्चुअल में रिसर्च सेंटर्स में मौजूद हर किसी की डाइट एज पर द प्लान होती है। बताते चलें, यहाँ स्पेशल टाइप का ब्रेकफास्ट दिया जाता है जिसमें ज्यादा कैलोरी होती है। ऐसा इसलिए ताकि इंसान की बॉडी में ठंड से लड़ने की एनर्जी बनी रहे। एक्चुअल में यहाँ ब्रेकफास्ट में अनाज, फ्रूट्स एंड अदर फूड्स को शामिल किया जाता है। असल में यहाँ मौजूद हर व्यक्ति के लिए ब्रेकफास्ट मैंडेटरी होता है। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि रिसर्च सेंटर्स में जीवन डिसिप्लिन से बंधा होता है, क्योंकि रिसर्च वर्क के दौरान समय की पाबंदी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ का खाना और बाकी सामान दुनिया के अन्य भागों से लाया जाता है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता। यही वजह है कि हर रिसर्च सेंटर में उनके कल्चर के अकॉर्डिंग ही खाना दिया जाता है। वैसे बताते चलें, रिसर्च सेंटर्स में काम करना बाकी दुनिया की तुलना में बहुत कठिन होता है। हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ जीवन इतना ही कठिन है तो वैज्ञानिक यहाँ आकर किस चीज की रिसर्च करते हैं और यह रिसर्च क्यों जरूरी है। तो बताते चले, यहाँ के साइंटिस्ट वर्षा, मौसम के बदलाव, बर्फ में फंसे जीवों और अदर इम्पोर्टेंट सर्कमस्टेंसेस का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ग्लेशियर्स पर काम करते हैं तो कुछ समुद्र के नीचे की संरचना को समझने में लगे रहते हैं। बताते चले, यहाँ काम करने के लिए स्पेशल डिवाइसेस का उपयोग करना पड़ता है जो चलाना आसान नहीं होता। हालांकि इन सब के बावजूद दुनिया को इस कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे वैज्ञानिक दिन रात जुटे रहते हैं। वैसे ही बताते चलें, यहाँ मौजूद लोगों के काम के घंटे डिवाइडेड होते हैं। एक शख्स कुछ घंटे तक ही काम करता है, उसके बाद उसे आराम करने दिया जाता है। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि इस कॉन्टिनेंट पर ज्यादा देर तक काम करने के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है। बताते चलें, एंटार्क्टिका के मौसम में कभी कभी बर्फीले तूफान भी आ जाते हैं जिसमें बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड अनुसंधान कार्य को रोक देती है और उन दिनों में सभी को रिसर्च सेंटर्स के भीतर ही रहना पड़ता है, क्योंकि इसके बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा होता है। एक्चुअल में यहाँ पर बना हुआ रिसर्च सेंटर किसी सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है और यहीं पर उनकी जिंदगी चलती रहती है। वैसे अगर बात की जाए यहाँ के दोपहर के समय की, तो वो भी बाकी दुनिया से अलग होता है। असल में अब तक हमने आपको केवल मॉर्निंग रूटीन और रिसर्च टास्क्स के बारे में बताया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी दोपहर की। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इन लोगों की दोपहर भी नॉर्मल लोगों की तरह ही होती है। तो बताते चले, बिग नो, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बताते चलें, लंच यहाँ रिसर्च सेंटर्स में मौजूद सभी लोग एक साथ मिलकर करते हैं, बिल्कुल एक फैमिली की तरह, ताकि इनमें से किसी को भी अकेलेपन का एहसास ना हो। खाने के बाद सभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं ताकि अपने शरीर की थकान को मिटा सकें। एक्चुअल में एंटार्क्टिका में बाहर जाकर एंटरटेनमेंट की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए रिसर्चर्स किताबें पढ़ते हैं, ऑनलाइन फिल्में देखते हैं, गेम्स खेलते हैं या फिर एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। हालांकि वे ज्यादा देर तक अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही देर के लिए नेटवर्क मिलता है जिसमें सभी लोगों को अपने जरूरी काम पूरे करने होते हैं। दोपहर के बाद वैज्ञानिक फिर से अपने अनुसंधान में जुट जाते हैं। कुछ लोग सैंपल इकट्ठा करने चाहते हैं तो कुछ लैब में टेस्टिंग कार्य को जारी रखते हैं, क्योंकि डिसाइडेड टाइम में हर किसी को अपना अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है और उसी के अनुसार उन्हें डेटा कलेक्ट करना होता है। असल में एंटार्क्टिका में उपलब्ध हर जानकारी बेहद मूल्यवान होती है। यहाँ से मिला हर डेटा धरती के एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को समझने में मदद करता है। शाम के समय सभी लोग मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। खाने में अपने अपने कल्चर के अनुसार भोजन तैयार किया जाता है। वैसे अगर बात की जाए रात की, तो रात में सोने से पहले सभी को अगले दिन की योजना बनाने का निर्देश दिया जाता है। सोने से पहले मौसम की रिपोर्ट चेक की जाती है ताकि किसी स्टॉर्म और डिजास्टर की सिचुएशन में सेफ्टी इंश्योर की जा सके। वैसे बताते चलें, रात को तापमान और भी गिर जाता है, इसलिए सभी लोग अच्छे और गर्म कपड़े पहनकर ही सोते हैं। वैसे यहाँ रहने की चुनौतियों से तो वैज्ञानिक गुजरते ही हैं, मगर साथ ही एक चुनौती ऐसी भी होती है जो बेहद खतरनाक होती है, और वह होती है भावनात्मक चुनौतियां। यह सच है कि यहाँ का मौसम कठिन है, लेकिन सबसे कठिन होता है अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहना, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई महीनों तक तो लोग एक दूसरे से संपर्क तक नहीं कर पाते।
मगर फिर एक अच्छी बात सामने आती है। असल में यहाँ मौजूद लोग एक दूसरे का परिवार बन जाते हैं और यही साथ उन्हें हिम्मत देता है। एंटार्क्टिका में रहकर ही यह समझ में आता है कि जिंदगी कितनी कीमती है। वास्तव में ये दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान को फोर्स ऑफ नेचर का एहसास होता है। यहाँ की शांति और संघर्ष यहाँ मौजूद हर शख्स को सिखाते हैं कि इंसान को अपनी सीमाओं को पार कर चुनौतियों का सामना करना चाहिए। तो ये थी कहानी एंटार्क्टिका की, जहाँ पर हमने यहाँ मौजूद चुनौतियों के बारे में आपको बताया। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।